Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is एग्जेम्पशन फॉर इसरो। तो जो एग्जेम्पशन की बात कही गई इसरो के लिए, इसके बारे में हम समझेंगे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज एग्जेम्प्टेड द नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल प्रोविजन ऑफ द एक्सप्लोसिव रूल 2008 फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट फॉर स्पेस रॉकेट फेलिंग अंडर यूएन क्लास 1 एक्सप्लोसिव। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है DPIIT, उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो को ऑपरेशन ऑफ ऑल प्रोविजन ऑफ एक्सप्लोसिव रूल 2008 से कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट को स्पेस रॉकेट के लिए, जो कि आपका यूएन क्लास 1 एक्सप्लोसिव में आता है। नीड फॉर एग्जेम्पशन, क्यों आवश्यकता पड़ी थी एग्जेम्पशन की? ISRO has all the expertise to handle explosive material, hence it was felt that they need not be subject to PESO inspection and approval multiple times. इसरो के पास सारा एक्सपर्टाइज है हैंडल करने के लिए एक्सप्लोसिव मटेरियल को, इस कारण ये जरूरत महसूस हुआ कि जरूरत नहीं है पेसो इंस्पेक्शन और अप्रूवल की मल्टीपल टाइम्स। ISRO also had such an exemption prior to 2008, so it was decided to restore the same. ISRO के पास ऐसा एग्जेम्पशन 2008 के पहले भी था, इसलिए डिसाइड किया गया कि वापस इसको रिस्टोर कर दिया जाए। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? The latest exemption means that the ISRO will not need approval and inspection from the Petroleum and Explosive Safety Organization (PESO) on solid propellant uses and manufacture. जो लेटेस्ट एग्जेम्पशन है, इसका मतलब है इसरो को अब आवश्यकता नहीं होगी अप्रूवल या इंस्पेक्शन की पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो से सॉलिड प्रोपेलेंट यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पेसो के बारे में हम जान ले। पेसो अर्लियर नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव रेगुलेट द सेफ्टी एंड हैजार्डस सब्सटेंस इंक्लूडिंग एक्सप्लोसिव, कंप्रेस्ड गैस एंड पेट्रोलियम इन द कंट्री। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1890s एंड हैज इट्स हेडक्वार्टर इन नागपुर, महाराष्ट्र। पेसो को पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव के नाम से भी जानते थे। ये रेगुलेट करता है सेफ्टी को हैजार्डस सब्सटेंस का, जिसमें कि आपका एक्सप्लोसिव, कंप्रेस्ड गैस और पेट्रोलियम आते हैं कंट्री के लिए। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1890s पे और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका नागपुर, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है इसके बारे में हम जानेंगे, इसमें इंडिया का क्या रैंक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज नाउ प्लेस्ड एट 61st रैंक आउट ऑफ 134 कंट्री एज पर द नेशनल रेडीनेस इंडेक्स 2022। इट इम्प्रूव इट पोजीशन बाय 6 रैंक। इंडिया को 61 रैंक है 134 कंट्री पे नेशनल रेडीनेस इंडेक्स में 2022 के। इसने इंप्रूव किया अपने पोजीशन को 6 रैंक तक। नेटवर्क रेडीनेस इज ए की इंडिकेटर ऑफ हाउ कंट्रीज आर डूइंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। नेटवर्क रेडीनेस जो है ये एक मेन इंडिकेटर है, ये बताता है कि कंट्री किस हद तक डिजिटल वर्ल्ड में इंप्रूव किया है। The report has been prepared by the Portolan Institute, an independent non-profit, non-partisan research and educational institute based in Washington DC. और ये जो रिपोर्ट है इसको तैयार किया गया है पोर्टुलन इंस्टीट्यूट, जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टीशन रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि आपका लोकेटेड है वाशिंगटन डीसी पे। इंडिया लीड इन सेवरल इंडिकेटर्स सच एज फर्स्ट रैंक इन AI टैलेंट कंसंट्रेशन, सेकंड रैंक इन मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद द कंट्री एक्सेट्रा। और इंडिया जो है इसमें लीड कर रहा है बहुत सारे इंडिकेटर पे, जैसे कि इंडिया का पहला रैंक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन को लेकर, सेकंड रैंक है मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक को लेकर कंट्री के अंदर। यूनाइटेड स्टेट टेक द फर्स्ट स्पॉट फ्रॉम द नीदरलैंड, फोर्थ एट द मोस्ट नेटवर्क रेडी सोसाइटी। यूनाइटेड स्टेट ने पहला स्पॉट ले लिया नेदरलैंड से, जो कि अब 4th पोजीशन पर है मोस्ट नेटवर्क रेडी सोसाइटी के तौर पे। ये आपका अलग है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, जो कि WEF निकालता है। ये जो आपका है आप देख सकते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स तो बताया गया है NRI। ये टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट को लेते हुए किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो टेक्नोलॉजी में एक्सेस, कंटेंट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा जाता है। पीपल में इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट। गवर्नेंस में कितना ट्रस्ट है, रेगुलेशन क्या क्या है, इंक्लूजन किस किस को इंक्लूड किया गया है। और इम्पैक्ट की बात करें तो क्या प्रभाव पड़ता है इसके इकोनॉमी के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। इसके बेसिस में इसको डिसाइड किया जाता है। अब जो कंपोनेंट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स का, जो कि अबव है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स WEF से, ये आपको अब दिखाया गया इंडेक्स, कंपोनेंट इंडेक्स और सब इंडेक्सेस। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो कि आपका 3 भाग में डिवाइड किया गया, एनवायरमेंट, रेडीनेस और यूजेस। एनवायरमेंट में मार्केट, पॉलिटिकल, रेगुलेटरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया गया है। रेडीनेस में इंडिविजुअल रेडीनेस, बिजनेस रेडीनेस और गवर्नमेंट रेडीनेस। और यूजेस की हम बात करें तो इंडिविजुअल यूजेस, बिजनेस यूजेस और गवर्नमेंट यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। तो हम जानेंगे ग्लोबल मीथेन असेसमेंट के बारे में। Methane emission to rise 5 to 13% by 2030 from 2020 level under a business as usual scenario। जो मीथेन का एमिशन है ये आपका 5 से 13% तक बढ़ जाएगा 2030 तक, जो आपका 2020 का लेवल था उससे। एक बिजनेस जैसा चल रहा है यूजुअल सिनेरियो पे। एंथ्रोपोजेनिक काउज मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 45% ऑफ करेंट नेट वार्मिंग।
और जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है मीथेन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है नियरली 45% करंट नेट वार्मिंग के लिए। द अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर इज 260% ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और जो अमाउंट है मीथेन का एटमॉस्फेयर पे वो आपका 260% अधिक है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। आप समझ सकते हैं कितना यूज हो गया। Global Methane Assessment 2030 baseline report was launched at COP27 and is produced by the Climate and Clean Air Coalition and UNEP। जो आपका ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट है, इसको लॉन्च किया गया था COP27 के दौरान, और इसको प्रोड्यूस किया गया था क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉल्यूशन एंड यूएनईपी के द्वारा। मीथेन CH4 is a hydrocarbon that is primarily component of natural gas. Methane is also a greenhouse gas having 80 times more warming potential than CO2 but a short life of 12 years. India is the fourth largest emitter of greenhouse gas methane. अब मीथेन जो कि आपका एक हाइड्रोकार्बन है, ये प्राइमरली कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है जिसका पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो 80 टाइम्स अधिक पोटेंशियल रखता है ये वार्मिंग का CO2 के कंपेरिजन पे, लेकिन इसका जो लाइफ होता है वो 12 ईयर्स शॉर्ट लाइफ है। इंडिया चौथा लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैस मीथेन का। इंडिया को मतलब प्रॉपर स्टेप लेना होगा ताकि इसको टैकल किया जा सके। ग्लोबल मीथेन प्लेज was announced last year at COP26. The goal is to slash global methane emission by at least 30% from 2020 level by 2030. India is not a part of the pledge. तो ग्लोबल मीथेन प्लेज को लिया गया था लास्ट ईयर COP26 के दौरान। गोल इसका है कि कम किया जाए इसको कम से कम 30% तक 2020 लेवल से 2030 तक, लेकिन इंडिया इस प्लेज का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ हंटिंग फॉर शार्क फिन्स। तो जो रेगुलेशन की बात कही गई है हंटिंग के लिए शार्क फिन्स की, इसके बारे में हम समझेंगे। तो साइट क्या है इसको समझेंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। COP19 for site voted to limit or regulate trade in nearly 100 species of shark and rays by putting it in site appendix 2। जो COP19 for site है उन्होंने वोट किया है कि लिमिट किया जाए या रेगुलेट किया जाए जो ट्रेड होता है नियरली 100 स्पीसीज ऑफ शार्क और रेस का, उनको साइट के अपेंडिक्स 2 पे डाल के अंडर अपेंडिक्स 2 a permit or certificate authorizing international trade in specimen of species listed in it can be granted by relevant authority। और अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत एक परमिट या सर्टिफिकेट जो कि ऑथराइज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को स्पेसिमेंस ऑफ स्पीसीज का जो कि लिस्टेड है, ये दिया जाता है रिलेवेंट अथॉरिटी के द्वारा, उसके बाद ही उसका हंटिंग हो सकता है। साइट के बारे में हम जान लें। साइट का सेक्रेटेरिएट जेनेवा में है। ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट between government to ensure that international trade in wild animal and plant does not endanger the survival of the species। तो साइट है इसका सेक्रेटेरिएट जेनेवा पे है, इसको हम वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है दो गवर्नमेंट के बीच में। ये इंश्योर करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड एनिमल या प्लांट का, ये इंडेंजर नहीं करे सर्वाइवल को उस स्पीसीज का। With 184 parties currently, India since 1976, CITE is one of the conservation treaty with the most member which are legally obligatory on the parties that came into force in 1975। इसमें 184 पार्टीज है, करेंटली इंडिया भी है 1976 के बाद से। साइट जो है ये वन ऑफ द कंजर्वेशन ट्रीटी है जिसमें ज्यादातर मेंबर जो है जो कि लीगली ऑब्लिगेटरी है इस पार्टी के, जो कि फोर्स में आया था 1975 में। Plant and animal specimens are categorized into 3 appendices under site based on the extinction risk। और जो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन है इसको कैटेगराइज किया गया है 3 अपेंडिस में साइट के, जो कि बेस्ड है एक्सटिंक्शन रिस्क के ऊपर। The convention requires government to restrict the trade of all listed specimen and the possession of live animal specimen through permit। और ये जो कन्वेंशन है ये रिक्वायर करता है गवर्नमेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दे जो ट्रेड होता है सारे लिस्टेड स्पेसिमेन का और पोसेशन को लाइव एनिमल स्पेसिमेन का परमिट के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं जो अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 में जो रखा गया है कुछ स्पीसीज को यहाँ पे। तो अपेंडिक्स 1 में जिनको रखा जाता है उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है साइट के अंतर्गत ताकि कंजर्व किया जा सके स्पीसीज जो कि थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्शन के कगार पे है। कमर्शियल ट्रेड इसका प्रोहिबिटेड है, जैसे कि सुमात्रन टाइगर हो गया एक एग्जाम्पल। अपेंडिक्स 2 की अगर हम बात करें तो कमर्शियल ट्रेड इज अलाउड प्रोवाइडेड सर्टेन प्रोसीड्यूर आर फॉलोड टू इंश्योर इट इज लीगल एंड सस्टेनेबल टू कंजर्व स्पीसीज वल्नरेबल टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और अपेंडिक्स 2 में क्या होता है, कमर्शियल ट्रेड अलॉट किया जाता है लेकिन सर्टेन प्रोसीड्यूर को पालन करना पड़ता है, इंश्योर किया जाता है कि ये लीगल हो और सस्टेनेबल हो, कंजर्व कर पा रहा है इस स्पीसीज को जो कि वल्नरेबल है ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण। जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गया अमेरिकन जिनसेंग। और अपेंडिक्स 3 में इस पर्पज इज टू एड्रेस लीगल ओरिजिन, इट इंक्लूड स्पीसीज प्रोटेक्टेड बाय एटलीस्ट वन कंट्री दैट हैज रिक्वेस्ट असिस्टेंस टू हेल्प रेगुलेटरी ट्रेड। और इसका पर्पस है कि एड्रेस किया जाए लीगल ओरिजिन को, ये इंक्लूड करता है स्पीसीज को जिसको प्रोटेक्ट किया गया हो कम से कम एक कंट्री के द्वारा और रिक्वेस्ट किया गया हो मदद का रेगुलेट करने में इसके ट्रेड को, जैसे कि आपका फ्लोरिडा सॉफ्ट टेल टर्टल हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। इंडिया का जो पहला सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी है इसके बारे में हम जानेंगे। इन लाइन विद WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रेटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनाउंस अ नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। ध्यान में रखते हुए WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रेटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया था एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी को, जो कि पहला इस काइंड का है इस कंट्री के लिए। डाटा ऑन सुसाइड इन इंडिया, जो डाटा है सुसाइड को लेकर भारत में। इन इंडिया मोर देन 1 लाख लाइफ्स आर लॉस्ट एवरी ईयर टू सुसाइड एंड इट इज द टॉप किलर इन 15 to 29 ईयर कैटेगरी। भारत में मोर देन 1 लाख लाइफ जो है वो लॉस्ट होते हैं हर एक साल सुसाइड के कारण, और ये टॉप किलर है 15 से 29 ईयर के कैटेगरी में। In the past 3 years, the suicide rate has increased from 10.2% to 11.3% per 1 lakh population. और past 3 years में जो सुसाइड रेट है इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, 10.2% से बढ़ के ये 11.3% हो गया है पर 1 लाख पॉपुलेशन पे। The most common reason for suicide include family problem and illness, which account for 34% and 18% of all suicide related death. और जो सबसे कॉमन रीजन है सुसाइड के लिए वो इंक्लूड करता है फैमिली प्रॉब्लम या इलनेस को, जिसके कारण 34% और 18% सारे सुसाइड रिलेटेड डेथ को देखा गया है। हाईलाइट क्या है इस पॉलिसी का? टाइम बाउंड एक्शन प्लान एंड मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन टू अचीव अ रिडक्शन इन सुसाइड मॉर्टेलिटी बाय 10% बाय 2030। एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन किया जाएगा ताकि अचीव किया जा सके एक रिडक्शन को सुसाइड मॉर्टेलिटी के लिए 10% तक 2030 तक। Establish effective surveillance mechanism for suicide within the next 3 year। Establish किया जाएगा effective surveillance mechanism को सुसाइड के लिए नेक्स्ट 3 ईयर पे। Establish psychiatric outpatient department that will provide suicide prevention service to the district mental health program within the next 5 year। तैयार किया जाएगा साइकेट्रिक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट को जो कि प्रोवाइड करेगा सुसाइड प्रिवेंशन सर्विस को डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से नेक्स्ट 5 ईयर पे। इंटीग्रेट अ मेंटल वेलबींग करिकुलम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन द नेक्स्ट 8 ईयर। इंटीग्रेट किया जाएगा एक मेंटल वेलबींग करिकुलम को सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे नेक्स्ट 8 ईयर पे। डेवलप गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू मीन्स ऑफ सुसाइड। डेवलप किया जाएगा गाइडलाइंस को जो कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग पर ध्यान देगा सुसाइड को लेके और रिस्ट्रिक्ट करेगा एक्सेस को जो कि इंसाइट करता है सुसाइड के लिए। डेवलप किया जाएगा कम्युनिटी रेजिलेंस को और सोसाइटल सपोर्ट को सुसाइड के प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट है वो किसको दिया गया है हम जानेंगे। 2021 अवार्ड हैज बीन गिवन टू एनजीओ प्रथम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो 2021 का प्राइज था इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये दिया गया था एनजीओ प्रथम को, वो काम करता है एजुकेशन के फील्ड पे। ये जो अवार्ड है ये कैरी करता है मॉनिटरी अवार्ड ₹25 लाख का, साथ साथ सिटेशन है, ये दिया जाता है हर एक साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER इज बाइनरली पब्लिश बाय द एनजीओ प्रथम सिंस 2005। और जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है ASER इसको बाइनरली पब्लिश किया जाता है एनजीओ प्रथम के द्वारा 2005 से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकोबारी होडी। तो हम जानेंगे निकोबारी होडी के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये है क्या। निकोबारी होडी क्राफ्ट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर अंडमान एंड निकोबार GI टैग। तो निकोबारी होडी क्राफ्ट है आपका ये पहला एप्लीकेशन है अंडमान एंड निकोबार से GI टैग के लिए। निकोबारी होडी इज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट कैनो मेड यूजिंग लोकली अवेलेबल ट्रीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स एंड फॉर रेसिंग पर्पज। तो निकोबारी होडी है ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट कैनो है जिसको बनाया जाता है लोकली अवेलेबल ट्रीज के मदद से ट्रांसपोर्ट करने के लिए पीपल को या गुड्स को और रेसिंग पर्पज के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.